नमस्कार। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं वो भावनाओं के चरम और रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ के बीच झूलती है। होटल राजमहल की ये कहानी न सिर्फ एक आम हॉरर गाथा नहीं है, ये इंसानी जज्बातों, प्रतिशोध और कुछ अनजानी ताकतों का एक बेहद जटिल ताना बाना है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक ही कहानी के भीतर सुकून और दहशत दोनों का ऐसा भयानक मिश्रण देखने को मिलता है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल पर गौर कीजिए। जब एक आत्मा को मुक्ति मिलती है तो दूसरी खौफ क्यों फैलाती है? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का मूल आधार है। कहानी में घटनाओं का जो विरोधाभास है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां दशकों पुराना एक श्राप या यूं कहें कि एक आत्मा का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, बिना किसी उकसावे वाला आतंक जन्म ले रहा है, जैसे कुदरत अपना ही कोई डरावना संतुलन बना रही हो। दिलचस्प है ना? तो आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं हमारे पहले भाग के साथ, खौफनाक इंतकाम और मौत। आदित्य का प्रतिशोध यहां अपने सबसे क्रूर रूप में सामने आता है। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रुद्र प्रताप सिंह जो अब तक बिल्कुल शांत बैठे थे, उनके शरीर पर उनके भाई आदित्य की आत्मा पूरी तरह हावी हो चुकी है। उनके हाथ में वही खंजर है जिससे कभी दरिंदगी की गई थी। दूसरी तरफ है विक्रम, जिसे अब अपनी मौत साक्षात नजर आ रही है। वो रहम की भीख मांगते हुए पैरों पर गिर पड़ता है, लेकिन आदित्य के गुस्से की आग इतनी भयंकर है कि विक्रम की कोई भी चीख काम नहीं आती। खंजर के अनगिनत वार विक्रम के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ खून का सैलाब नजर आता है। यह भयानक दृश्य हमें दिखाता है कि इंतकाम की आग मरने के बाद भी कितनी खतरनाक हो सकती है। इस खून खराबे के बाद माहौल अचानक से बदलता है। हम आते हैं दूसरे भाग पर, आत्मा को मिली मुक्ति। अब वक्त है रात के ठीक 3:30 बजे का। भयंकर हिंसा के बाद अचानक एक शांति छा जाती है। होटल राजमहल के खुले दरवाजों से एक बेहद तेज और पवित्र रोशनी अंदर आ रही है। अपना बदला पूरा करने के बाद आदित्य की आत्मा उस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर एक अजीब सा सुकून है, एक मुस्कान है। ये उसकी अंतिम मुक्ति का क्षण है। और यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि जब रुद्र भागकर अपने भाई को रोकना चाहते हैं तो विशाल उन्हें बीच में ही रोक लेता है। विशाल उन्हें समझाता है कि आदित्य को अब छुड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो रहा है। इसी भावुक माहौल के बीच रुद्र के ये शब्द गूंजते हैं, तुम बस मुझे बुला कर देखना, मैं चला आऊंगा अपने छोटे भाई की मदद के लिए। जलते हुए होटल के बैकग्राउंड में बोले गए ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये असल में विशाल और रुद्र के बीच एक नए अटूट भाईचारे की शुरुआत है। मतलब सोचिए, एक आत्मा की मुक्ति ने दो जिंदा इंसानों को हमेशा के लिए जोड़ दिया है। अब जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ आदित्य की आत्मा है, जिसके पास एक मकसद था, जिसे इंसाफ चाहिए था और जिसे आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन दाईं तरफ देखिए, एक बिल्कुल नई, अज्ञात और खौफनाक सत्ता। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें एकदम लाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं और जो बिना किसी कारण के, बिना किसी उकसावे के सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाना चाहती है। यह सीधा विरोधाभास हमें बताता है कि बुराई के कई रूप होते हैं और कुछ रूप तो बिना किसी तर्क के ही काम करते हैं। और यहीं से कहानी एकदम अचानक पलट जाती है। हमारा तीसरा भाग, दिन के उजाले में खौफ। हम अक्सर सोचते हैं ना कि भूत प्रेत तो सिर्फ रात के अंधेरे में आते हैं, दिन के उजाले में तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। समय है दोपहर के ठीक 12 बजे का। बाहर चिलचिलाती तेज धूप है। रात के उस भयानक मंजर से थक हार कर दिव्या और विशाल मल्लिका शेखावत के घर पर आराम कर रहे हैं। दिव्या गहरी नींद में है। उसे लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अलौकिक आतंक का एक बिल्कुल नया अध्याय इसी तेज धूप में शुरू होने वाला है। अब देखिए कि ये खौफ कदम दर कदम कैसे बढ़ता है। शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना से। दिव्या के बिस्तर की चादर अचानक रहस्यमय तरीके से खिंचती है। फिर फर्श पर रखा एक कांच का ग्लास गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अचानक छत का बल्ब एक जोरदार धमाके से फट जाता है और फिर पूरे कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता है कि कपा देने वाली ठंड लगने लगती है। और इन सब के बीच कमरे में रखी उस लकड़ी की अलमारी के अंदर से जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा असहनीय खौफ पैदा करती हैं कि किसी के भी होश उड़ जाएं। और अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार उस साये को था।
भाग 4 अलमारी का रहस्यमयी साया। डरी सहमी दिव्या अपनी हिम्मत जुटाकर पूछती है, कौन है वहां पर? और जवाब में पीछे से कोई उसके कान में उसी का नाम फुसफुसाता है। और तभी एक झटके में हवाएं रुक जाती हैं। जो दरवाजे और खिड़कियां अभी तक बज रहे थे वो एकदम शांत हो जाते हैं। कमरे में एक ऐसा दम घोंटू सन्नाटा पसर जाता है जिसमें दिव्या सिर्फ अपनी तेज चलती सांसों की आवाज सुन पा रही है। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए उस अलमारी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। सच कहूं तो ये खामोशी उस आने वाले तूफान से पहले की शांति है। इसके बाद हालात पलक झपकते ही बेकाबू हो जाते हैं। अलमारी से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका चेहरा गंदे उलझे हुए लंबे बालों से पूरी तरह ढका हुआ है। वो बिना एक पल गवाए आगे झपटती है और दिव्या की गर्दन को इतनी मजबूती से जकड़ लेती है कि उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। तड़फाहट के बीच ऐसा लगता है जैसे जान अब गई के तब गई। लेकिन अपनी जान बचाने की उस आखिरी जद्दोजहद में दिव्या अपनी सारी बची खुची ताकत लगाती है, उस साये को धक्का देती है और बिना पीछे मुड़े कमरे से भागकर सीधे विशाल के कमरे में घुस जाती है। ये जिंदगी और मौत के बीच की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग थी। इस खौफनाक हमले के बाद हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, वो डरावना चेहरा कौन है। इस पॉइंट पर आके दिव्या और विशाल की मानसिक स्थिति में एक जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ दिव्या है जो अभी अभी साक्षात मौत के मुंह से वापस आई है। उसकी सांसें अटकी हुई हैं और वो इस हद तक डरी हुई है कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ विशाल है जो अचानक नींद से जगाए जाने पर थोड़ा झुंझलाया हुआ है। उसे दिव्या की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि शायद रात की घटनाओं की वजह से दिव्या का दिमाग कोई वहम पैदा कर रहा है। ये कंट्रास्ट इस दृश्य के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर शुरू होता है उस भूत का एक डरावना चूहे बिल्ली का खेल। विशाल दिव्या के कमरे में जाके देखता है लेकिन वहां कुछ नहीं है, पर दिव्या को वही भूतनी हॉल में खड़ी दिखाई देती है। विशाल पलट कर देखता है तो वो फिर गायब। कुछ ही पलों बाद वो दरवाजे के पास खड़ी लाल आंखों से घूर रही होती है। ये सब असल में उस साये की एक सोची समझी चाल है। वो जानबूझकर सिर्फ दिव्या को दिखाई दे रही है ताकि विशाल के सामने दिव्या पागल और वहमी साबित हो जाए। वो उनका आपस का भरोसा तोड़ना चाहती है। और अंत में सस्पेंस अपने एकदम चरम पर पहुंच जाता है। दिव्या अनजान होकर विशाल से बहस कर रही है। उसे पता ही नहीं है कि जिसे वो पूरे घर में ढूंढ रहे हैं वो भूतनी ठीक उसके पीछे घर के बाहर वाली खिड़की पर खड़ी है। विशाल की नजर उस साये पर पड़ती है। उसका शरीर डर के मारे एकदम सुन्न पड़ जाता है। और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उस भूतनी के चेहरे से वो गंदे बाल उड़ जाते हैं। विशाल की नजरें सीधे उस साये के चेहरे से टकराती हैं। और हमारा ये विश्लेषण इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकता है, आखिर विशाल ने उस चेहरे में ऐसा क्या देखा? स्रोत सामग्री के मुताबिक उस चेहरे को देखकर विशाल के पूरी तरह से होश उड़ गए। उसे अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तो वो कौन है? क्या वो कोई ऐसी है जिसे विशाल पहले से जानता है? दिन के उजाले में ये कौन सी नई मुसीबत उनके गले पड़ गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। अब इन सवालों के क्या जवाब होंगे ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।